Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So आज हम कवर करने वाले हैं केस सिनारियो 1 एंड केस सिनारियो 2। अभी तक हम ऑलरेडी MCQs कवर कर चुके हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड ये केस सिनेरियोज़ भी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम दो करके केस सिनेरियोज़ को कवर करेंगे अच्छे से डिटेल में, जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम केस सिनेरियोज़ को डील कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है, तभी एफर्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं होते। ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ उससे काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है। अगर आपके लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि किसी को हेल्प हो भी रही है या नहीं, या फिर सिर्फ मैं ही वीडियोज़ बना बना के डाले जा रही हूँ अननेसेसरली, राइट? सो don't forget to like it, don't forget to comment your feedback, your suggestions, and whatever you feel about the videos, do let me know about it. Okay, so let's start with the case scenario number 1. Okay, let's start it. MN & Associates Chartered Accountants are newly appointed as statutory auditors and tax auditors for financial year 1920 of Gentleman Distillery Limited. CAM, partner of MN & Associates, is the head of statutory and tax audit department. तो ये तो एक जनरल बात दी हुई है कि MN & Associates एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, जहाँ पर जिसको टैक्स ऑडिटर और एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया है एक कंपनी में। ठीक है, जो कि कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, बिकॉज प्राइवेट वर्ड इज नॉट गिवन ओवर हियर, सो इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए टैक्स ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं। CAM जो है वो स्टैट्यूटरी और टैक्स ऑडिट डिपार्टमेंट के हेड है। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन. CAM assigned the above assignment of both the statutory audit and the tax audit to team comprising of the following team members. तो team members बता रखे हैं कि इस team के members कौन कौन है। सबसे पहले है CA मुकुल, जो कि एक एम्प्लॉई है। फिर मिस्टर राहुल, सीनियर पेड असिस्टेंट, मिस्टर ललित, सीनियर आर्टिकल असिस्टेंट, एंड मिस्टर प्रशांत, आर्टिकल असिस्टेंट। ठीक है, फॉलोइंग इशूज़ वर रिपोर्टेड बाय मिस्टर राहुल टू मिस्टर मुकुल। तो मिस्टर राहुल कौन है? मिस्टर राहुल एक सीनियर पेड असिस्टेंट हैं, जो कि CA मुकुल एक एम्प्लॉई को अपनी जो भी इश्यूज़ उन्होंने देखे हैं वाइल डूइंग दी ऑडिट उन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2020, ऑडिट कौन से ईयर का कर रहे हो? फाइनेंशियल ईयर 1920 का। और 1 जनवरी 2020 के अंदर कंपनी ने रिसेंटली अब उसके जो टर्म्स हैं मेजर सप्लायर्स के साथ वो चेंज हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं? लेट्स सी. Recently, the company, with effect from 1st of Jan 2020, has changed their terms with its major suppliers from credit period of 60 days to cash. पहले उन्हें क्रेडिट पीरियड मिलता था 60 डेज का, अब क्या मिल रहा है? कैश बेसिस पर ही डिलीवरी हो रही है सारे के सारे परचेजेस की, mainly on insistence by the suppliers as the company could not pay as per the credit terms recently. तो ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ, उस दिन से क्रेडिटर्स ने बोला कि अब से आपको हम जो क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करते थे 60 डेज़ का टू मेक दी पेमेंट्स ऑन ऑल दी परचेजेस, अब वो क्रेडिट पीरियड हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको जो भी चीज़ें परचेज करनी है कैश बेसिस पर ही मिलेंगे, एक हाथ से कैश दो और दूसरे हाथ से परचेजेस करो। तो ऐसा करने से आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? यहाँ पर जैसे कि मेंशन भी किया हुआ है कि क्योंकि क्रेडिट टर्म ख़त्म होने के बाद भी कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए सप्लायर्स ने ऐसा किया है, जो कि बहुत गंदा इंडिकेटर है, एक बैड इंडिकेटर है। आपको अगर इससे 570 याद हो, इससे 570
570 किसका है? गोइंग कंसर्न का। ऐसे 570 के हिसाब से कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स होते थे, कुछ ऑपरेटिंग इवेंट्स होते थे, कुछ अदर इवेंट्स होते थे। तो जो अगर फाइनेंशियल इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर एक कंडीशन होती थी या ऐसे कुछ इवेंट्स जिसकी वजह से आपको गोइंग कंसर्न पर डाउट हो सकता है। उन एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल ये भी था कि जब सप्लायर्स क्रेडिट पीरियड की जगह अब आपको कैश बेसिस पर अपने गुड्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, तो ये एक तरीके का बैड इंडिकेटर होता है, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर होता है, जिसकी वजह से आपके गोइंग कंसर्न असम्पशन पर भी डाउट जा सकता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अभी तक पढ़ने से लग रहा है कि शायद ये ऐसे 570 से रिलेटेड कुछ बातें कहना चाह रहा है। तो एक अच्छी चीज़ नहीं इंडिकेट हो रही इस चीज़ से, ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, इस लाइन से ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो केस सिनेरियो को डील करने का पहला तरीका ये हो गया। टिप्स मैं आपको साथ साथ पढ़ते पढ़ते देती रहूँगी। तो पहली टिप ये हो गई कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले मार्क किया कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हो सकता है इसका रेलेवेंस मुझे एमसीक्यूज में मिल जाए, हो सकता है ना भी यूज़ हो, बट अगर मैं ऐसी चीज़ों को नोटिस करूँगी पढ़ते टाइम ही तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि मैं सिली मिस्टेक्स ना करूँ वाइल अटेम्प्टिंग दीज टाइप्स ऑफ केसेस। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ और जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो ऑप्शन कई बार ऐसा लगता है कि हाँ यही होना चाहिए, ये सही है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता। रीज़न बीइंग वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो पहली टिप ये है कि हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है एंड साथ साथ मार्क करते जाना है जो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हाँ ये पॉइंट नोट करने लायक है। एंड सेकेंडली कुछ पॉइंट आपको कहीं से भी लिंक होता हुआ दिख रहा होता है पढ़ते वक्त ही, अगर आपको कहीं से लग रहा है कि ये लिंक्ड है, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट आया था, तो उसको साथ साथ लिखते जाओ जिससे कि बाद में जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो तो आपका उस पर ध्यान इजीली चला जाए, ठीक है। सो दिस वाज द टिप नंबर 1। ओके, लेट्स मूव फर्दर। द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट वॉज सेंट टू 18 डेटर्स। कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी गई थी 18 डेटर्स को टू कन्फर्म द ईयर एंड बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन आप भेज सकते हो, ऐसे 505 के अंदर भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजकर अपना बैलेंस कंफर्म कर सकता है कि जो बैलेंस शीट में डेटर्स का बैलेंस आ रहा है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर 18 डेटर्स को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी गई थी। ये रिक्वेस्ट या तो पॉजिटिव वे में भेजी जा सकती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन, या फिर नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन के अंदर होता था कि चाहे बैलेंस ये आप इस बैलेंस से अग्री करते हैं नहीं करते, यू हैव टू रिप्लाई, ठीक है। नेगेटिव कंफर्मेशन में होता था कि अगर आप अग्री नहीं करते तो ही आपको अप्लाई करना है, राइट। तो इधर इसने क्या भेजा देखते हैं। द रिक्वेस्ट वर डिजाइंड इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन, मतलब हर केस में रिप्लाई आना ही चाहिए था, 18 डेटर्स का रिप्लाई आना ही चाहिए था चाहे कोई भी बैलेंस हो, राइट। हाउएवर द रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड ओनली फ्रॉम द 2 डेटर्स। ये तो बहुत ही गलत बात है। वहाँ पे इससे 505 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है तो सभी से रिप्लाई आना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर सभी से रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखो मेरे को जैसे ही लिंक हुआ मैंने फटाफट से स्टैंडर्ड का नाम भी मेंशन कर दिया। आई डोंट नो इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन आगे मेंशनड होगा, बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए चल रही हूँ और अपने दिमाग में सारे के सारे जो मैंने चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, उनको लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि मेरा दिमाग थोड़ा सा खुले और मैं सोच पाऊँ कि किस डायरेक्शन में हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछा गया हो, राइट। दिस इज द वे। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर एम। ग्रैंडफादर है मिस्टर एम के। मिस्टर एम कौन है? मिस्टर एम कौन है? लेट्स सी। इसमें अभी तक मेंशन्ड है, हाँ, CAM यहाँ पर दिखा था ना, CAM पार्टनर है जो हेड है स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट का। तो CAM एक पार्टनर है जो ऑडिटर है, ऑडिटर का पार्टनर, बेसिकली ऑडिट फर्म का पार्टनर। एम के ग्रैंडफादर 50,000 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹10 की है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 लाख रुपीज़ आपका सिक्योरिटी का अमाउंट हो गया, यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू हो गई। कब तक होल्ड कर रहे हैं? टिल 1 सितंबर 2019। हम ऑडिट कब का कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 1920। तो जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उस साल में 1 सितंबर 2019 तक द ग्रैंडफादर ऑफ द ऑडिट फर्म, द ऑडिटर्स वर होल्डिंग द शेयर्स। अच्छा,
अब इसको पढ़ते ही ना आपको सबसे पहले कंपनी ऑडिट का चैप्टर याद आएगा। कंपनी ऑडिट के चैप्टर में सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन है कि कब कब केस, किस किस केस में आप ऑडिटर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी के। तो उसके अंदर एक कंडीशन थी जहाँ पर बोला हुआ था कि रिलेटिव या फिर आप खुद अगर कोई सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हो तो इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम दी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। तो इसमें हमें एक प्रोविज़ो दिया हुआ था, प्रोवाइज़ो दे रखा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर रिलेटिव है, रिलेटिव होल्ड कर रहा है पेयर, जो रिलेटिव होल्ड कर रहा है शेयर्स, उसकी अगर फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ तक की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी ऑडिटर बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो रिलेटिव की डेफिनेशन हमारी होती है सेक्शन 2 क्लॉज 77 के हिसाब से, जिसमें हमारे आ जाते हैं फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, पर्सन की वाइफ या स्पाउस, फिर उसके बाद उनके सन डॉटर के स्पाउस, ऐसा होता है रिलेटिव की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैंडफादर। तो क्या ग्रैंडफादर रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हैं? नहीं होते। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके ग्रैंडफादर होल्ड कर रहे हैं, आप ऑडिटर हो और आपके ग्रैंडफादर होल्ड कर रहे हैं शेयर्स विच इज हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज मोर देन 1 लाख रुपी, तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑडिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट था। यहाँ पर चांसेस हैं कि गलती करी जा सकती थी, यहाँ पर चांसेस हैं कि आप मिस्टेक, यहाँ पर चांसेस क्या हैं? यहाँ पर चांसेस हैं कि आप मिस्टेक कर सकते थे, आप यहाँ ग्रैंडफादर वर्ड को इग्नोर कर देते तो यहाँ पर मैं एक बार इसको अलग से हाईलाइट कर रही हूँ। तो ग्रैंडफादर वर्ड को अगर आप इग्नोर कर देते तो आप इस केस में क्या कहते? यहाँ पर 5 लाख हो गया, एक्सीड कर गया अमाउंट, एक्सीड कर गया, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली यू कैन नॉट बी द ऑडिटर। यहाँ तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रही है, बट एक्चुअल में देखो तो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडफादर ने सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं। तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम मिस आउट कर देते और हमारी गलती हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसे ही जब भी कोई भी आप लाइंस पढ़ रहे हो तो जितना हो सकता है प्रोविजन को रिकॉल करने की कोशिश करो, माइंड में रिकॉल करोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, कनेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे तो मिस्टेक्स कम होंगी। तो ये टिप नंबर 2 है। जब भी आप कोई पॉइंट पढ़ रहे हो उसमें जब आपको प्रोविजन भी याद आ रहा है तो प्रोविजन को अच्छे से याद करके अप्लाई करने की कोशिश करो। यहाँ पर अप्लाई करने से ही हमें पता चला कि ग्रैंडफादर रिलेटिव की डेफिनेशन में ही आता है। नहीं तो प्राइमा फेस ही सोचते रिलेटिव फेस वैल्यू मोर देन अप टू 1 लाख होती है तो ही आपको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होती, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड होते हैं। तो यहाँ पर तो मोर देन 5 लाख है, रिलेटिव है, तो फटाफट से आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाइड कर देते। बट एक्चुअल में अगर हमने डीप एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ग्रैंडफादर इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। Cool till here. I hope you are understanding. Next, the trade payables consists of outstanding dues of various creditors: micro 60 crores, medium 40 crores, small 45 crores. ठीक है, और अदर्स कितने हो गए 50। तो टोटल हमारे पास 60 प्लस 40 प्लस 45 145 प्लस 50 195 करोड़ के क्या है, 195 के टोटल 195 करोड़ के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमएसएमई से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर एमएसएमई से अगर मैं लिंक करने की कोशिश करूँ तो हो सकता है कि टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कुछ पॉइंट क्वेश्चन में पूछा हो सकता है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो। तो अभी मैं इसको गेस नहीं कर पा रही हूँ कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो फिर से इसका डीप एनालिसिस करेंगे। अभी हम डीप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। Further, the creditors outstanding for more than 6 months as on the balance sheet date are 40 crores out of the above. तो इसमें से हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। एक हो गया 40 करोड़ जो हमारे मोर देन 6 मंथ्स वाले हैं, और इसके अलावा जितने भी बच गए 155, जो 155 हैं वो हमारे अदर्स हैं, मतलब लेस देन 6 मंथ्स वाले। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ओके, लेट्स मूव फर्दर। Mr. Lalit, while doing the tax audit, formed 3CD of another client. इस client की बात नहीं हो रही, किसी और client की बात हो रही है। Mr. Lalit कौन है? Mr. Lalit is a senior article assistant. Okay, he is doing the tax audits of some other client, which is okay. वो क्या करता है, वो senior Mr. राहुल की help लेता है कुछ issues पर। ठीक है, help ले सकता है। Let's see क्या क्या help ले रहा है। फर्स्ट इशूज ने बोला कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 द कंपनी हैज परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ
लैंड। तो क्या परचेज किया है कंपनी ने 1920 के अंदर? एक लैंड परचेज किया है हैविंग दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ₹31 लाख एट अ कंसिडरेशन ऑफ ₹30 लाख। तो 31, ये यहाँ पर एक जीरो मुझे लग रहा है मिस हो गया है क्योंकि कॉमा के हिसाब से तो लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका 30 लाख की कंसिडरेशन पे हुई है, जबकि जो SDB थी वो 31 लाख की थी। अच्छा, ठीक है। द प्लॉट हैज़ बीन परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर के हु इज़ नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ गिनसम लिमिटेड। गिनसम लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा। इसको देख के जो लग रहा है, इसका देख के लग रहा है, इसको देख के लग रहा है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, उसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं जिससे रिलेटेड मुझे ये पॉइंट लग रहा है। अगर मैं देखूँ 56 टू 10 उसके अंदर रिलेटेड पार्टीज वाला कवर होता था। ठीक है। द कंपनी, तो इसका मुझे जो मेन यहाँ पर समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड पॉइंट है। ये तो क्योंकि उसने ऊपर भी दे दिया, यहाँ पर 3CD की रिलेटेड पॉइंट है, तो ये कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रिपोर्टिंग क्लॉज से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कंपनी हैज़ पेड स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी पे करिए, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा, ऑन अल्कोहल फॉर द मंथ्स ऑफ अगस्त 5 लाख, सितंबर 3 लाख। तो अगस्त मंथ की स्टैम्प ये एक्साइज ड्यूटी पे करी है 5 लाख की, सितंबर वाली करी है 3 लाख की, अक्टूबर वाली 4 लाख, मार्च 2 लाख। कब करी है? ऑन 5th ऑफ जून। पेमेंट कब हो रही है? पेमेंट हो रही है 5th ऑफ जून 2020। हम क्वेश्चन कब का कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 1920 का, तो 1920 के बाद पेमेंट हुई है, ठीक है। कब कब की हुई है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च। तो अगर मैं अक्टूबर की ड्यू डेट देखूँ, ड्यू डेट है 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो अगस्त की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 5th ऑफ सितंबर। सिमिलरली सितंबर की हो जाएगी 5th ऑफ अक्टूबर, फिर अक्टूबर की 5th ऑफ नवंबर, मार्च की हो जाएगी 5th ऑफ अप्रैल, ठीक है। पेमेंट कब हो रही है? 5th ऑफ जून, 5th जून को पेमेंट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम बाद भी पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट लग रहा है, इसमें पॉइंट वो वाला लग रहा है जहाँ पर अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो कारों में एक पॉइंट होता था जिसके अंदर अगर 6 मंथ से ज़्यादा का आपका अमाउंट है, इसका लॉज एंड रेगुलेशंस में आपको कोई पेमेंट करनी होती है और आपने नहीं पे करी होती और आपका जो अमाउंट है वो ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, है ना, 31 मार्च को, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता था? रिपोर्ट करना पड़ता था स्पेसिफिकली। अच्छा, लेट्स सी इसमें क्या क्वेश्चन पूछा होगा, हम देखते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से भी रिलेटेड होगा, देखेंगे। नाउ बेस्ड ऑन दी अबव फैक्ट्स आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इधर फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी अबव डेटा एडवाइज एज अ टैक्स ऑडिटर हाउ शैल द परचेज ऑफ प्लॉट एट सितारगंज बी डेल्ट इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 3CD। तो इस केस में अगर हम देखें, sorry I had to take a pause, I was really thirsty. Okay, let's move on to the question. Based on the above data, advise as the tax auditor, how shall the purchase of plot at Sitarganj be dealt in tax audit report in form 3CD? अच्छा, तो अब हम पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। हमने पॉइंट कहाँ पढ़ा था? हमने पॉइंट यहाँ पढ़ा था जहाँ पर हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात भी करी थी। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर एक कंपनी ने प्लॉट परचेज किया है, स्टैम्प ड्यूटी वाली 31 लाख है, लेकिन कंसिडरेशन सिर्फ 30 लाख का पे किया है। प्लॉट जो परचेज किया वो किसी रिलेटेड पार्टी से परचेज नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 56 टू 10 आपका अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी होती तो एग्जेम्पशन मिल जाती कहीं ना कहीं। इसीलिए आपको ये हिंट दिया है कि 56 टू 10 अप्लाई होगा। 56 टू 10 अप्लाई होगा तो आपका क्लॉज नंबर 29 में भी काफ़ी सारे हैं। 29B के अंदर आपका 56 टू 10 वाला जो क्लॉज है वो डील होता है। अब क्लॉज 29B के अंदर मेंशन्ड है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है
और इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने पर आप चेक करो कि आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और जो कंसिडरेशन पे कर रहे हो उसके बीच में डिफरेंस क्या है। आपके इस केस में डिफरेंस कितने का है? इस केस में डिफरेंस है 1,00,000 का। इस डिफरेंस को आपको कंपेयर करना है हायर ऑफ दी फॉलोइंग के अंदर क्या क्या है? 50,000 और 5% ऑफ दी कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं 50K, ठीक है, और कंपैरिजन किसके साथ करना है? 5% ऑफ दी कंसिडरेशन कितनी है? 30 लाख। 30 लाख का 5% कितना होता है? 1.5 lakhs। इसका कितना होता है? 1.5 lakhs। इसको थोड़ा सा नीटली करते हैं। ये होता है 1.5 lakhs। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? इन दोनों में से हायर है 1.5 lakhs। इसको आपको कंपेयर करना है विद दिस। तो ये इसके लिमिट्स में आ रहा है। देखो बेसिकली क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, एसडीवी और कंसिडरेशन में डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितने का आ गया? 1,00,000 का। अब आपको कंपेयर करना है इसको विद हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या चीज़ है? 50,000 और 5% ऑफ द कंसिडरेशन। 5% ऑफ द कंसिडरेशन कितना आ गया मेरा? 1.5 lakhs और 50,000 विच एवर इज हायर 1.5। तो अगर ये 1.5 तक का डिफरेंस है तो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर 1.5 लाख तक का डिफरेंस है तो रिपोर्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1.5 से ऊपर जाते ही मुझे रिपोर्ट करना पड़ जाता, बट यहाँ पर तो ये विद इन द लिमिट आ रहा है। ये तो 1,00,000 रुपए ही है। तो इस केस में मुझे क्या रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? नो। सो यहाँ पर लिखा है अमाउंट ऑफ 1,00,000 शैल बी रिपोर्टेड। नहीं, रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी रिपोर्टिंग। तो आंसर शुड बी डी, क्योंकि मुझे कुछ रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिमिट्स में है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। एसडीवी और कंसिडरेशन के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1,00,000 रुपए का। अगर ये डिफरेंस विद इन द लिमिट्स आ जाता है तो उस केस में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं बनती अंडर क्लॉज 29B, ठीक है। अगर ये डिफरेंस एक्सीड कर जाता तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ता। अब मुझे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी लिमिट। लिमिट क्या है? 50,000। उसको मुझे कंपेयर करना है विद 5% ऑफ द कंसिडरेशन। 5% ऑफ कंसिडरेशन मीन्स 5% ऑफ 30 lakhs विच इज 1.5 lakhs, ठीक है। इन दोनों में से हायर कौन सा है? ये वाला। इसको कंपेयर किया, ये विद इन द लिमिट है, तो दैट इज वेयर देयर इज नो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। आई होप आपको ये सब पता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर आप कर चुके होंगे, फिस्कल लॉज, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, तो ये सब आपको आता ही होगा। हम जस्ट एक बारी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गिनासन लिमिटेड, मतलब ये जो सेकंड कंपनी की बात हो रही है, स्टेट द एग्रीगेट अमाउंट विच शैल बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 7 ऑफ पैरा 3। ये कारों की बात हो गई। कारों के अंदर ये तो लिखा ही हुआ है ना यहाँ पर, ये रहा। कारों के अंदर हमें पता है अगर हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी, अगर इसका पेमेंट जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले इस केस में आपको देखना होता है कि जो आपकी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च को, ऐसे कौन से अमाउंट्स हैं जो कि ड्यू हैं फॉर मोर देन 6 months, जिनको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उन अमाउंट्स को आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से वाले अमाउंट्स थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगस्त में 5 सितंबर, फिर 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, ऐसे करके है। तो 31 मार्च को चेक करते हैं, अगस्त वाला, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, सो दिस इज गोइंग बियॉन्ड 6 months, तो ये तो रिपोर्ट होगा। सेकेंड वाला चेक करते हैं सितंबर की ड्यू डेट 5 अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने से कम आ रहा है। ये क्या है? 6 महीने से कम आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है आगे वाले भी कम आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अगस्त को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगस्त का मेरा अमाउंट कितना है? अगस्त का अमाउंट है मेरा 5 लाख रुपीज़। तो मुझे कितना रिपोर्ट करना पड़ेगा? 5 लाख रुपीज़। आई होप आपको सारे क्लॉजेस वगैरह सब कुछ आता है। आई एम अज्यूमिंग आपने 1-2 बारी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का तभी फ़ायदा होता है जब आपको पता हो
राइट, चैप्टर्स की पूरी नॉलेज हो. Okay, let's move further. Next is what amount of dues of trade payables shall be separately disclosed. अच्छा देखो, अब हमने पढ़ा था ना यहाँ पे ट्रेड पेबल्स वाली बात लिखी हुई थी, जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है, तो यहाँ पर वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड पूछने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि डिवीजन 1 स्केड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर्स होंगे ट्रेड पेबल्स के. तो ट्रेड पेबल्स के केस में दो तरीके के होते हैं. एक होता है माइक्रो प्लस स्मॉल और एक होता है अदर्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें बताना है कि किस तरीके से होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन है 40 मोर देन 6 मंथ्स. नहीं, इसका रिपोर्टिंग नहीं करना होता. 105 करोड़ ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल. माइक्रो एंड स्मॉल का है कितना अमाउंट वो चेक कर लेते हैं. माइक्रो और स्मॉल का अमाउंट है 60 प्लस 45, इसका मतलब हो गया 105 करोड़. तो यही वाला ऑप्शन सही लग रहा है, यही वाला ऑप्शन सही लग रहा है. फिर भी एक बार देख लेते हैं. 145 करोड़ ड्यूज ऑफ माइक्रो मीडियम स्मॉल. नहीं, ये एक साथ नहीं होता. नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, ये भी गलत है. सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है. आपको माइक्रो और स्मॉल एक साथ दिखाना होता है, बाकी सारे एक साथ दिखाने होते हैं. ठीक है, तो सेपरेटली डिस्क्लोज ही पूछा था हमसे, तो सेपरेट डिस्क्लोजर इसी का होगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Based on the above data, advise as a tax auditor how the reporting under clause 26 shall be done in the tax audit report in form 3CD regarding the state excise duty. तो state excise duty की अगर मैं बात करूँ तो state excise duty की हमने कारों से related reporting तो पढ़ ली. अब हमें सोचना है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग क्या होगी. तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमारा वो अमाउंट रिपोर्ट होगा जो आपने देखना पड़ेगा. देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो इन्होंने पेमेंट कर दी थी 5 जून 2020 विच इज़ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). तो 30 सितंबर से पहले पेमेंट हो गई है. तो डेफिनेटली दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ क्लॉज नंबर 26(b)(a). ये करने के लिए हमें सारे के सारे क्लॉजेज याद होने चाहिए. 26(b)(a), इसके अंदर इसकी रिपोर्टिंग होती है. अब इससे पढ़ के पता है क्या लगा कि हमें जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसके सारे क्लॉजेस, उसके सारे सब क्लॉजेस भी याद करने पड़ेंगे, विच इज़ अ टफ टास्क. इसीलिए अगर आपको हो जाते हैं याद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो आपको ऐसे वाले MCQs में अपने मार्क्स लूज़ करने पड़ेंगे. तो एक बार कोशिश करेंगे, मैं भी इस पे कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से हम सारे के सारे क्लॉजेस, सब क्लॉजेस याद कर सकते हैं. अगर मुझे कुछ अच्छा तरीका मिल जाता है जिससे कि मुझे भी याद हो पा रहे हैं एक्चुअली, तो अगर मुझे लगता है कि वो शेयर करने के लिए वर्थ है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बट उसके लिए मुझे टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से याद कर सकते हैं. मैंने भी कभी याद नहीं करे सारे के सारे, मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट याद करके गई थी लास्ट टाइम भी, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये आंसर्स लिखते वक्त मुझे शायद ये कोट करने पड़ सकते हैं. तो बस मैंने वो याद करे थे जो मुझे इजीली याद भी हो रहे थे. एंड जब मैंने आर्टिकलशिप करी थी तो कुछ मुझे याद हो भी गए थे, तो बस उतने ही मुझे याद थे. इतने डिटेल में मुझे नहीं याद हुए कभी भी. बट हाँ, इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर तो MCQs देख कर लग रहा है कि वो क्लॉज नंबर सब क्लॉज के साथ भी पूछ सकते हैं. क्योंकि आप यहाँ पे देखो 26(b) भी दे रखा है, 26(a) भी दे रखा है, 26(a) भी दे रखा है. तो दिस इज़ अ चैलेंज. आप में से किसी को पता हो किस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हो तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना, इससे हम सबको हेल्प मिलेगी. एंड जब हम साथ में लर्न करते हैं तो हम साथ में ग्रो करते हैं. तो अगर आपको कोई टेक्निक पता है तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना. ओके, चलो. तो फर्स्ट केस स्टडी हमारी हो गई है. आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ आई, पता चला कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से केस स्टडी को पढ़ना है. सबसे पहले तो केस स्टडी को ही किस तरीके से पढ़ना है ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप सब जंबल अप कर दोगे और एग्जाम में कुछ समझ नहीं आएगा. क्योंकि हमारे ब्रेन में इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि सब कुछ मिक्स हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कई बारी. तो इसीलिए हमें साथ साथ उन पोर्शंस को अपने ब्रेन में से निकालना है जिसका रेलेवेंस पर्टिकुलर केस स्टडी में आ रहा है. ठीक है, ओके. लेट्स चेक हमने आंसर सही किए हैं या नहीं. तो फर्स्ट आंसर इज D, फिर A, फिर B, फिर D. D, B, A एंड D. ठीक है, आंसर हमारे सही हैं. आगे बढ़ जाते हैं. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQR लिमिटेड इज
वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, देखो PQR लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, ठीक है, राइट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन इट हैज़ बीन अ सब्सिडरी ऑफ GDP लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो एक GDP लिमिटेड एक कंपनी है, GDP के अंदर हमारी इसकी सब्सिडरी है जो कि है PQR लिमिटेड, ठीक है। द टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ GDP लिमिटेड इंक्लूड्स द फॉलोइंग: the government of Puducherry and government of Delhi each hold 19%, each hold 19 to 38% तो इन लोगों का हो गया, एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का शेयर है 13.5, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया 13.5 प्लस, ओके, 38 प्लस 13.5, so this is coming out to be 51.5%, ओके। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग अगर 51.5% है तो GDP एक क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई। अगर GDP एक गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो देखो यहाँ पर एक कैच था, आपको कंपनी ऑडिट में आपने पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, तो अगर आपको नहीं पता होता तो इस केस में आप यहाँ पर गड़बड़ कर जाते ये अज्यूम करके कि PQR एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का स्टेक 51% या 51% से ज़्यादा होता है, उस केस में वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, और कोई भी कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या हैं, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। नेक्स्ट, on 27th of August 2020, Mr. JJ, the auditor of PQR Limited, subsidiary company के auditors हैं, had resigned from his post citing his personal reasons. He had forgotten to inform about his resignation to the concerned authorities. अच्छा जी, अब देखो जब भी ऑडिटर रिज़ाइन करता है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, कौन से फॉर्म के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है, इन्फॉर्म नंबर ADT3 के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है। किस किस को करना होता है, आपको कंपनी को बताना होता है, आपको ROC को बताना होता है अबाउट दिस। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है तो उसमें कंपनी की जगह पर उसको CAG को बताना पड़ता है। ROC को तो आपको दोनों ही केसेस में बताना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी होती है तो आपको CAG को बताना होता है, अदरवाइज कंपनी को बताना होता है इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वगैरह। गवर्नमेंट कंपनी के केस में देयर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैट CAG हैज़ टू बी रिपोर्टेड अबाउट दिस। तो यहाँ पर वो भूल गया, अब भूल गया। अच्छा, ये ADT3 वगैरह कब तक फाइल करना होता है, 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। अगर आप नहीं करते हो तो इसमें आपकी पेनल्टी क्या होती थी, इसकी में आपकी पेनल्टी होती थी 50,000 रुपीज़ और रेमनरेशन का अमाउंट विच एवर इज लेस, है ना। तो ये सब हमने कंपनी ऑडिट के अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अब 3 लाइनें पढ़ी तो फटाफट से रेजिग्नेशन से रिलेटेड प्रोविजंस को रिकॉल करने की कोशिश करनी है, जिससे कि हमारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फटाफट से रिवाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, द कैजुअल वैकेंसी विच वॉज क्रिएटेड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर वॉज फिल्ड अप with the appointment of FDI and company chartered accountants as statutory auditors of PQR। तो अब statutory auditors कौन है, FDI and company chartered accountants, ठीक है। However, few shareholders of the company raised certain objections which was later settled without any problems। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बाद में सेटलमेंट हो गया, ठीक है। As a part of the terms and conditions of appointment as auditors, FDI and company agreed to do the following। अच्छा, जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उन्होंने क्या बोला कि हम जो फीस चार्ज करेंगे वो 5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 0.1% ऑफ द नेट प्रॉफिट के बेसिस पर चार्ज करेंगे। जबकि जो पुराना ऑडिटर था मिस्टर JJ, उसने कहा था कि मैं 45,000 रुपीज़ ही लूँगा। तो देखो पिछले वाले ने कितना मांगा, अभी वाला कितना मांग रहा है, दैट इज़ नॉट दी पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने परसेंटेज बेसिस पर फीस ली है। परसेंटेज बेसिस पर फीस लेते हो तो Schedule 1 Part 1 Clause 10 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस गिल्टी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गड़बड़ कर दी ना नए ऑडिटर्स ने। JJ ने 45,000 का रेम्यूनरेशन लिया था, ठीक है, आई डोंट नो इसका रेफरेंस क्यों दिया, अभी देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो हाँ, रिक्रूटमेंट
पर्सनल, ये सब वो कर सकते हैं। ये हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का पार्ट बनता है एंड इट इज़ अलाउड, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से। नाउ द कंपनी वॉज हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 510 करोड़ एंड हेंस इट वॉज लाइबल टू टैक्स ऑडिट। 1 करोड़ से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इनको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है। During the current financial year 2021, PQR Limited had changed its method of accounting. Method of accounting change कर दी as compared to the previous financial year. अगर हम change in method of accounting करते हैं तो हमें tax audit report के अंदर reporting करनी पड़ती है इस बात की। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक उसने रिपोर्ट किया है रॉ मटेरियल का, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कितने का है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? ₹2 lakhs ओनली, ठीक है। Also, the company had borrowed a sum of ₹10 crores equally from two public sector banks and 2 non-banking financial companies. तो यहाँ पर लोन लिया गया है, ओके। एंड उसमें से कुछ लोन उसने रीपे भी कर दिया विच इज अमाउंटिंग टू 75 lakhs। कैसे रीपे किया है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से रीपे किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। Next, as far as FDI and company chartered accountants are concerned, Mr. F, who is one of the partners of the firm, note Mr. F does not sign the financial statements, कोई बात नहीं, financial sign नहीं कर रहा, लेकिन ये एक पार्टनर है FDI and company chartered accountants का। उसने क्या किया है? बोरो किया है 3.89 lakhs from GDP Limited। GDP Limited कौन सी थी? GDP Limited होल्डिंग कंपनी थी ऑफ PQR Limited। PQR Limited की होल्डिंग कंपनी का नाम था GDP Limited, जिस GDP Limited से ऑडिटर्स के पार्टनर ने 3.89 lakhs बोरो किया है। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स वाले पॉइंट्स रिकॉल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ऑडिटर या उसका रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर बोरो करता है कंपनी की या फिर कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से मोर देन 5 लाख रुपीज़, उस केस में देर इज इंडेटेडनेस क्रिएट हो जाती है। इंडेटेडनेस की वजह से देर इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। बट यहाँ पर अमाउंट कितना बोरो किया है पार्टनर ने? 3.89 lakhs, विच इज ओके विद इन द लिमिट्स, नो डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड। अच्छा, he had also purchased goods worth ₹1.09 lakhs from the company। कंपनी से परचेज किए, यहाँ पर होल्डिंग से पैसा लिया था, यहाँ कंपनी से परचेजेस करी हैं which was in the ordinary course of business आर्म्स लेंथ प्राइस पर। तो इससे आपको याद आ गया होगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं इफ दे आर डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सर्विसेज गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हो कंपनी से। बट द पॉइंट इज, यहाँ पर आपने कंपनी से लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपने बोरोइंग्स की थी आपके पार्टनर ने, तो भी कोई प्रॉब्लम थी। तो ये दोनों ही केसेस में देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड, ओके। नाउ बोथ द सम बोरोड एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स बॉट आर नॉट येट पेड। मतलब जो अमाउंट बोरो किया था, मतलब 3.89 प्लस 1.09, अगर मैं इसको ऐड करूँ 3.89 प्लस 1.09, इट इज़ कमिंग टू 4.98 lakhs, ठीक है। 4.98 lakhs अमाउंट का आपका माना जाएगा कि आपने बोरो करा है, इंडेटेडनेस क्रिएट हो गई। और आपको ये जो सम देखना होता है ना, 5 lakhs वाली लिमिट, ये आपको प्लस करके देखना होता है। फ्रॉम कंपनी से लिया है, कंपनी की होल्डिंग से लिया है, सब्सिडरी से लिया है, एसोसिएट से लिया है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो 1.09 lakhs, एक्सक्यूज मी, 1.09 lakhs है, ये भी आपका इंडेटेडनेस का पार्ट बन गया। लेकिन थैंक गॉड ये अभी भी कितना, 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, इस वजह से बच गए। अभी भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ another partner of the firm, Mr. Rai, who is also responsible for signing the financial statements of PQR Limited, was also engaged in teaching profession during his free time। फ्री टाइम में ये बंदे को पढ़ाने का शौक है तो पढ़ा लिया, ठीक है, तो एज सच कोई इशू वाली बात नहीं है। Next, upon hearing about the efficient services provided by FDI and company chartered accountants, they were approached by XYZ cooperatives to act as the statutory auditor। अच्छा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऑडिटर्स की तरह उनको बुला रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। द फर्म अग्रीड टू ऑफर and had the following options in mind with respect to fees to be charged from them।
ठीक है, तो वो फीस के बारे में जो सोच रहे थे उनके पास दो ऑप्शन उन्होंने सोचे। क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू चार्ज फी एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स, या फिर टू चार्ज अ फीस ऑफ 101। इसमें तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चैरिटी बेसिस पर ही फीस चार्ज करें। 101 रुपये में ऑडिट करने के लिए तैयार हो गए, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर चैरिटी करने का सोच रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है परसेंटेज बेसिस पर, तो परसेंटेज बेसिस के लिए क्लॉज नंबर 10 है हमारा, पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जिसके अंदर बताया हुआ है कि आप परसेंटेज बेसिस पर फीस चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 192, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, और वो एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं जहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे, ऑडिटर चाहे, तो वो परसेंटेज बेसिस पर भी फीस चार्ज कर सकता है, जिसमें से एक पॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मेंशन है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिटर चाहे तो परसेंटेज बेसिस पर भी फीस चार्ज कर सकता है और 101 रुपये भी ले सकता है, विच एवर वे सूट्स हिम। बट जब हमने पहले पढ़ा था कि परसेंटेज बेसिस पर फीस चार्ज करने का वो सोच रहा है इन केस ऑफ PQR Limited, that was wrong because that is not covered under regulation 192. I hope I am clear till here. ओके, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, चलो केस स्टडी खत्म हो गई है फाइनली। नाउ वी हैव द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू whom should have Mr. JJ informed about his resignation? तो किसको बताना चाहिए था? मिस्टर JJ को। मिस्टर JJ कौन था? मिस्टर JJ पुराना ऑडिटर था जिसने रिजाइन कर दिया था बिना किसी को बताए। उस केस में ये बताओ कि मिस्टर JJ को किसको इन्फॉर्म करना था। ये तो हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। उसको, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी थी, तो इस केस में CAG को बताना चाहिए था, इस केस में ROC को बताना चाहिए था, 30 डेज के अंदर बताना चाहिए था, ADT 3 फाइल करके बताना चाहिए था ROC को और CAG को। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट विल बी दी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस भी बताना है। तो कॉन्सिक्वेंस के लिए भी हमने रिवाइज किया था कि रेमनरेशन और 50,000 विच एवर इज लेस इज गोइंग टू बी दी पनिशमेंट। मतलब बेसिकली कॉन्ट्रावेंशन के लिए उसको फीस पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, अब हमें पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए रेमनरेशन का अमाउंट चाहिए होगा। रेमनरेशन का अमाउंट क्या केस स्टडी में दिया हुआ था? लेट्स चेक। केस स्टडी के अंदर यहाँ पर हमें उसने बताया कि पर्सनल रीजंस की वजह से कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने बताया था ना, हाउएवर मिस्टर JJ हैड अग्रीड टू चार्ज ओनली 45,000, तो 45,000 ही चार्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 45,000 या फिर 50K विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना हो गया? रेमनरेशन वाला। तो ये मेरी पेनल्टी का अमाउंट हो जाएगा। फटाफट से देखो पेनल्टी का अमाउंट कहाँ मैच हो रहा है। यहाँ पे तो 500 कह रहे हैं, 50,000 कह रहे हैं, 5 लाख कह रहे हैं। लाइबल नॉट लाइबल, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। ये तो हटा दो भैया, ये भी हटा दो। 45,000। तो देखो ये फटाफट से मुझे मिल गया। He should have informed the registrar, CAG, as a consequence of his failure, he is liable to fine of 45,000। तो देखो अब MCQ में फटाफट से मैं चारों पॉइंट्स पढ़ती तो कितना ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने क्या किया, फटाफट से पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस देखा, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस कैलकुलेट किया और फटाफट से चेक किया कि ये वाला अमाउंट कहाँ पर आ रहा है। अब ये अमाउंट एक ही जगह आ रहा था तो मेरा टाइम और सेव हो गया, मुझे 3 MCQs भी नहीं पढ़ने पड़े। फटाफट से मैंने क्लिक किया। अगर यहाँ पर 45,000 का अमाउंट 2 MCQs में दिया होता तो मैं फिर पूरी लाइन पढ़ती उन्हीं 2 ऑप्शंस की जिसमें 45,000 दिया होता। तो ये थी नेक्स्ट मेरी टिप, जिसके अंदर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी MCQ के अंदर आपको कोई 1-2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के एंड एक पार्ट में आप 100% श्योर हो कि यही आंसर होना चाहिए, तो फटाफट से उसी को चारों ऑप्शंस में देखो ऊपर से कि कहाँ वो चीज़ आ रही है, और जब वो मिल जाए तो सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस पर फोकस करो जिनके अंदर वो एक पार्ट का आंसर सही दिया हुआ है। तो दूसरा पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा अगर आपको आता होगा तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो और भी इजी था, एक ही ऑप्शन के अंदर सही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते थे, एक पार्ट में ये सही दे देते, एक पार्ट में ये सही दे देते। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स अगर आते होंगे तो ही हम आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2.2। With respect to the acts carried out by Mr. F, partner of audit firm, what can you infer about the appointment of FDI? तो यहाँ पर बेसिकली वो डिस्क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट थे ना, इंडेटेडनेस वाले, जहाँ पर उसने 3.89 लाख रुपीज़ बोरो करे थे फ्रॉम दी होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR लिमिटेड एंड उसने 1.09 लाख की गुड्स परचेज करे थे फ्रॉम दी कंपनी। तो उस केस में इंडेटेडनेस 5 लाख से कम की थी, तो देयर इज नो इशू।
तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है, इट इज़ वैलिड सिंस द इंडेटेडनेस इज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड वाला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। इट इज़ वैलिड ये भी सही है, ये भी सही है। देखो नॉट वैलिड वाला आपको हो सकता है सही लगे, प्राइमा फेसी जिसको आंसर नहीं आता होगा ना वो फटाफट से देखेगा एक ही ऑप्शन अलग दे रखा है, लेट्स टेक दिस आंसर, बट नो दिस इज रॉन्ग, आप यहाँ पर लूज कर जाओगे मार्क्स। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर इज नॉट साइनिंग द फाइनेंशियल्स इसीलिए वैलिड है, ये तो बहुत ही बेकार रीजन है। इट इज वैलिड सिंस इंडेटेडनेस इज नॉट विद PQR, ये भी गलत है क्योंकि वहां पर होल्डिंग कंपनी की भी बात की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, राइट। Let's move on to the next question. Which among the below are permitted as per the Chartered Accountants Act 1949? Okay, permitted पूछा है किसके हिसाब से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्लॉजेज वाले पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे। चार्ज फीस एट द रेट 5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस दिस, ये वाली चीज़ वो किससे चार्ज करने की सोच रहा था, ये वाली चीज़ वो PQR से चार्ज करने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज नॉट अलाउड। PQR से वो परसेंटेज बेसिस पर चार्ज नहीं कर सकता एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। कौन सा क्लॉज था, क्लॉज नंबर 10 पार्ट 1 शेड्यूल 1। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल ट्रेनिंग, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये MCS का पार्ट बनता है, MCS के हिसाब से इट इज़ अलाउड, देयर इज नो इशू। Mr. I, one of the partners who is responsible to sign the financials of PQR Limited, was into teaching profession। तो teaching profession भी हमारा general permission के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आप other business professions की बात करते हैं, clause number 11, जिसमें permitted general permissions मिली हुई हैं, कुछ में specific permission है। तो teaching profession से कभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो let's see इसका आंसर कौन सा होगा, ये नहीं होगा, थर्ड ओनली नो, सेकेंड इज ऑल्सो राइट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है थर्ड, मतलब सी। ठीक है, let's move on to the next point. With respect to the fees to be charged for its new assignment, which option can be adopted by FDI company? New assignment का मतलब हो गया ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बात कर रहे हैं, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इनको अप्रोच किया था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रेगुलेशन नंबर 192 आ गई थी। 192 के हिसाब से दे कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज बेसिस ऑल्सो, एंड 101 रुपये में कर रहे हो फीस, 101 रुपये में काम कर रहे हो तो धन्य है प्रभु, आप चैरिटी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इन दोनों ही ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट हैज़ द ऑप्शन कि वो फर्स्ट ऑप्शन लेना चाहता है, सेकंड ऑप्शन लेना चाहता है, दोनों ही बिल्कुल परमिटेड हैं। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल, अंडरस्टैंड द थिंग्स। नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये फर्स्ट वीडियो है, जो भी आपका फीडबैक होगा, सजेशंस होंगे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगी अगर आप मुझे उसको बताएंगे तो। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। या among the below transactions which were undertaken by PQR Limited, which needs to be reported by the auditors under the fiscal laws मतलब tax audit report की बात हो रही है। अच्छा, which among the below transactions which were undertaken by PQR, ठीक है, आपको रिपोर्ट क्या करना है। ओके, रिपोर्ट क्या करना है, तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो ऊपर अमाउंट्स, ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या है। 10 करोड़ लोन टेकन विच इज एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 269 SS ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, चेंज इट्स मेथड ऑफ काउंटिंग, ये तो आपको रिपोर्ट करना होता है, इसकी कोई डाउट ही नहीं है इस पर। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ₹75 lakhs विच इज एक्सीडिंग द लिमिट अंडर सेक्शन 269T, ओके, एंड 269 SS, ओके, लिमिट्स से एक्सीड कर रहा है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। रिपोर्टिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो आपको रिपोर्ट करना होता है, इसका कोई डाउट नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, इसको भी डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 10 करोड़ की अमाउंट कहाँ आ रही थी और किस कॉन्टेक्स्ट में दी हुई थी। लेट्स चेक। ओके, हेयर इज द अमाउंट, तो इधर क्या है, ऑल्सो द कंपनी हैड बोरोड अ सम। तो यहाँ पर कंपनी ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कुछ अमाउंट बोरो किया था। ठीक है, और इसमें से 75 लाख रुपीज़ वापस भी दे दिया था थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब अगर मैं सेक्शन 269 SS की बात करूँ तो सेक्शन 269 SS के अंदर आपको अमाउंट रिपोर्ट करना पड़ता है।
लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दे रखी है। एक्सेप्शन ये दे रखी है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो सेक्शन 269 SS इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी। जनरली हम ये पॉइंट मिस कर जाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर गलत हो सकता था। पहली गलती तो ये हो जाती अगर हम इधर आइडेंटिफाई ना करते कि PQR लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। उस गलती की वजह से हम इस आंसर को रिपोर्टिंग में डाल देते और वो गलत हो जाता, ठीक है। पहली गलती ये होती, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर आपको 269T याद है, 269T के अंदर मेंशन्ड है कि अगर कोई भी रीपेमेंट होती है उस अमाउंट की जो आपने किसी बैंक, गवर्नमेंट कंपनी से लिया हुआ है, तो उस केस में उस रीपेमेंट को भी आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो जो रीपे किया गया है अमाउंट, दैट वाज टेकन फ्रॉम दी बैंक्स। बैंकिंग कंपनी से आपने अमाउंट लिया। बैंकिंग कंपनी से व्हेन यू बोरो एंड रीपे दैट अमाउंट, यू डू नॉट रिक्वायर टू मेंशन दैट अमाउंट, क्योंकि जब आप ले रहे हो, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट कंपनी थे तो भी आपको नहीं मेंशन करना पड़ा। और यहाँ पर सिंस आपने बैंक से पैसा लिया था, अब बैंक को ही पैसा वापस कर रहे हो, तो भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल रीज़न ये है कि आपने जिसको पैसा दिया है वो घपला नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, वो घपला नहीं करेगा, इस वजह से रिपोर्ट नहीं करना। सिमिलरली पॉइंट नंबर 1 में आपने जब पैसा लिया था वो भी आपने बैंक से लिया था, और बैंक से लिया भी किसने था, गवर्नमेंट कंपनी ने लिया था। जब गवर्नमेंट कंपनी पैसा ले रही है तो भाई गवर्नमेंट कंपनी धोखाधड़ी नहीं करेगी, फ्रॉड नहीं करेगी, इसीलिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसीलिए यहाँ पर जो ये पॉइंट्स मेंशन्ड है ना, 269, अरे कहाँ गया, 269 SS और 269T, तो इसको दिमाग में बिठा लो। जब भी 269 SS और T आएगा तो आपको सबसे पहले सोचना है कि क्या मैं क्वेश्चन के अंदर जो मैं क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रही हूँ उसके अंदर कोई गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी वगैरह वगैरह हैं, तो उस केस में उन एक्सेप्शंस को जरूर रिकॉल कर लेना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन दो द अमाउंट इज एक्सीडिंग the limits prescribed under these respective sections, still you are not required to report, the reason being they are covered under the exceptions of reporting. Okay, so as per this मेरे हिसाब से second and fourth are to be reported, तो let's see which answer is correct. Answer is B answer is correct, जहाँ पर second और fourth is to be reported. Let's check हमारा आंसर सही है या नहीं। लास्ट वन इज करेक्ट, B। थर्ड स्टार्टिंग से देखते हैं, DACC। लेट्स चेक, द आंसर वाज D, A, C and C. Okay, so we have got all the options correct. Congratulations, you have completed 2 case scenarios today. I hope आपको मेरी टिप्स याद हैं जो मैंने आपको दी थी। सबसे पहले टिप ये थी कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जितना हो सकता है चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, मार्क करते चलो साथ साथ, और साइड में लिखते जाओ कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या क्या प्रोविजंस याद आ रहे हैं उसको पढ़ने से, तो जिससे कि अगर बाई चांस उसी से रिलेटेड MCQ पूछा होगा तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। और दूसरी बात, जब भी आप पढ़ रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखो। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कन्फ्यूजन के पॉइंट्स होते हैं और वहीं पर इंस्टीट्यूट हमें कन्फ्यूज करके आंसर गलत करवा देता है। MCQs देखने में अच्छे लगते हैं बट गलतियाँ होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं अगर हमने कोई भी छोटी छोटी पॉइंट्स को मिस कर दिया तो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट इट। योर सजेशंस और फीडबैक्स आर रियली रियली वैल्यूएबल। ऑल्सो आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, you are most welcome. And that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.